हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटीज। ठीक है, इसमें हम लोगों को वेलोसिटी के बारे में पढ़ना। जैसे कोई गैस है सिंपल, देखिए जैसे कोई सिंपल गैस है, किसी कंटेनर में फिल है, ठीक है, इसको हम कंप्लीटली बाउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस गैस जो कंटेनर में फिल है उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी अधिक होगी, यानी मोस्ट या मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, या तीसरा है आपका, तीन तरह की वेलोसिटी इसमें कैलकुलेट करनी है। एक है एवरेज वेलोसिटी, और एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और एक है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, या कहें कि एक और नाम है, देखिए, हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, तीन वेलोसिटीज हैं अलग अलग। हम लोगों को देखना है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के टर्म में क्या क्या है। ठीक है, आपके सिलेबस में तीन तरह की वेलोसिटीज कैलकुलेट की गई है। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक शुरू होता है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही स्टार्ट होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस है, जो किसी कंटेनर में कोई गैस फील्ड है, उसमें जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, या किसी भी मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उनकी फीलिंग कैसी होगी। इन सब चीज़ों के बारे में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है। ठीक है, तो इसमें एक टर्म हम लिखने वाले हैं जो कि डेराइव होकर के आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल थर्मल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका थर्मल फिजिक्स का सेकंड पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल वाला, ये थर्ड ईयर में आता है। ठीक है, वहां पर इसका डेरिवेशन आप देखेंगे, पर आपके सिलेबस में जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से रिलेटेड जो है कुछ डेरिवेशंस हैं, वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो एक सिंगल टर्म है जिसको आपको याद करना है, मैं लिख रहा हूं वही, ये आपको रटना है। इसका डेरिवेशन यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं पर कभी पूछता नहीं है। द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन, यही जो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among the molecules, जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी कंटेनर में कोई गैस फील्ड है उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसी होगी, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन्होंने बताया है। किस तरह से अलग अलग पोजीशन पर हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस is given by, ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो इस तरह से दिया गया है, यानी डी ई इक्वल टू 2 पाई बाई या 2 पाई एन बाई पाई के टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर 1/2। थोड़ा बड़ा है पर अगर आप याद करेंगे तो बहुत कठिन नहीं होगा। ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी ई। ठीक है, ये है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रेंज
ई एंड ई प्लस डी ई, ठीक है। दो रेंज के बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स के। एन ई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ई एनर्जी को रखते हैं। ई यहां पर एनर्जी है पार्टिकल की, यहां पर लिख दीजिएगा फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई, अगर एन ई डी ई की बात करें, सिंपल ओवरऑल लिख लें, एन ई डी ई इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ई हैविंग एनर्जी इन बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई, ठीक है। ये एक रेंज दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे नहीं होता है सिंपल कहेंगे कि 10 से 5 फीट से लेकर के 5 फीट से लेकर के 6.5 फीट तक के कितने बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइज इन द क्लास विच है 5 फीट एंड 6.5 फीट, ठीक है। तो इस तरह से दो रेंज के बीच में कितने नंबर्स होंगे, दो वैल्यू के बीच में, इसी तरह से एनर्जी कोई ई होगी, डी ई बहुत ही स्मॉल एनर्जी है, ई प्लस डी ई एक रेंज बनेगी, दो पॉइंट लाई करेंगे, दो लाइंस होंगी, इनके बीच में एक एनर्जी ई है मान लेते हैं, एक ई प्लस डी ई है, ठीक है। इस एनर्जी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये फार्मूला डिराइव करता है या यही डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। इस तरह से ई और ई प्लस डी ई जो आपके वेरिएबल हैं इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल कंटेनर के लिए कर सकते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं। इस तरह से अलग अलग एनर्जी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो ये फार्मूला लिखा गया है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा भी है, ट्रिकी भी है, तो ढेर सारी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होना है इसमें, तो आगे थर्ड ईयर में आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको यहाँ ये याद करना होगा हर हाल में, ठीक है। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कहें नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल्स कहें सिंपल, ठीक है। और ये जो है आपका आल ही लिख दीजिए, ठीक है, फिल्ड इन कंटेनर, ठीक है। और के जो है आपका यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यही एक फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो ये वाला पोर्शन जो आपका ये यूनिट पूरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, आसानी से आ जाएगी, ठीक है। केवल यही एक पोर्शन आपको याद करना होगा, ठीक है। टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, वो भी केल्विन में, ठीक है, ध्यान देना केल्विन में ये टेम्परेचर है आपका। और अगर हम लोग बात करें यहां पर, हियर वी डिफाइन बीटा, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर दे रहे हैं हम लोग, बीटा को देखो, ये थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा आज,
1/kT। ध्यान देना, ये बीटा जो है, जो आपका है, इसको एक 1/kT को एक नया फंक्शन हम लोग नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, बीटा। ठीक है, जो आपका सीधे बोल्ट्जमैन फैक्टर या जो भी कहें, एक नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, आसानी के लिए, ताकि आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया है, इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करके लिख सकें। ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी किस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बीटा का एक नया वेरिएबल है। ठीक है, अगर इसका देखें यूज कहाँ पे है कि नहीं है, नहीं तो मिटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, now consider a gas of n non-interacting, यानी एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, टेम्परेचर या हीट का ट्रांसफर, इस तरह का कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, सब के सब इंडिविजुअल हैं एक तरीके से, एक दूसरे के साथ कोई फिनोमिना नहीं शो कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ हैविंग mass m and having speed c। ठीक है, and energy E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम सी स्क्वायर। ठीक है, स्पीड c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल स्पीड हमने ले ली है c। ठीक है, और एनर्जी जो होगी उसकी, नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के लिए गया है अगर, तो क्या होगा, केवल उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी उसमें डोमिनेंट होगी, ये बात आइडियल गैस के लिए या परफेक्ट गैस के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिल्ड इन ए कंटेनर, ध्यान से समझिएगा, जो आपको रखने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, वो है यही एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पर देखो 1/kT है ना, और इसी तरह से यहाँ पर भी है, इसमें हम लोग बीटा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। तो एक्सप्रेशन जो ये आया है बन करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पर जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर कहीं पर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाया एनर्जी का, तब हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब जरूरत पड़ेगी तब ये इस्तेमाल कर लेंगे। आपको याद करना है सिर्फ इसे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, filled in a container of volume V at absolute temperature कैपिटल T। ठीक है, इतनी बातें लिखेंगे हम लोग। अब देखो, हियर E इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर, तो डी ई कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, डेरिवेटिव करो तो 1/2 m 2c डी सी,
2 से 2 कट गया, कितना आया m इंटू सी डी सी, ठीक है, ये डी ई आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, देखो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of E and DE in equation ये मान लेते हैं 1 है, ये इक्वेशन मान लो 2 है, ठीक है। अब E और DE की जो वैल्यू है वो हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, देखो ये एनर्जी के फॉर्मेट में जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए यानी EDE लिखा गया है। अगर इसको एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है, अब वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having the number of molecules NCDC whose speeds lie between C and C प्लस डी सी, जैसे एनर्जी के फॉर्मेट में ये लिखा गया था, यानी डी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इन बिटवीन ई टू ई प्लस डी ई, उसी तरह से जब इसको एनर्जी को आप वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में हो जाएगा। उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी रखेंगे किसके किसके बीच की, सी और सी प्लस डी सी के, ठीक है। सी जो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ध्यान देना, ये कोई नॉर्मल स्पीड है, जनरल स्पीड है, ठीक है। अब C and C plus DC is given by, चलो पुट करो, यहां पर NEDE है तो यहां पर क्या हो जाएगा NCDC, ठीक है, थोड़ा ठीक तरीके से लिखा जाए। NCDC is equal to 2 pi n अपॉन पाई के टी पावर 3/2 है, E की पावर 1/2 है, तो E के यहाँ पर कितना है, हाफ mc², क्या हो जाएगा m/2 की पावर 1/2 इंटू सी, ठीक है, c² का रूट ले लेंगे तो इस रूट से बाहर हो जाएगा, c लिखा जाएगा इस तरह से, e टू द पावर माइनस E/kT है, E की जगह पर लिखेंगे हाफ mc²/kT इंटू DE की जगह पर क्या हो जाएगा, देखो MCDC, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया आपका। अब इसको आपको रीअरेंज करना होगा थोड़ा सा, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें, देखो क्या निकल के आता है, m/2, इसको ओवरऑल अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरह से निकल के आता है, NCDC इक्वल टू
ध्यान दीजिएगा। m/2π/KT पावर 3/2 इंटू कैपिटल N इंटू e⁻⁻² mc² by 2KT इंटू 4πc² DC। ये फार्मूला बन के आएगा। रीअरेंज करने पर इसे कर सकते हैं रीअरेंज। देखो m/2 यहां पर m है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं m/2, ध्यान दो, और 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक टर्म को देखो क्या क्या किया गया है। n को ऐसे लिखा गया है, आगे लिख दीजिए, चाहे यहीं पर रहने दीजिए। n सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। कैपिटल N जो है वो ऐसे आगे लिख दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये m/2 की पावर 1 है, ये m/2 की पावर 1/2 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी m की पावर 3/2 हो गई, m/2 की पावर 3/2, ठीक है। और यहां पर पाई KT की पावर 3/2 है, तो m/2 पाई KT की पावर होल की पावर हम लोग 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर e⁻⁻ -mc² 2KT, 2 को हमने नीचे कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है बचा है, c और c का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, c² और 4π इस तरह से है, तो ऐसे लिख दिया गया 4πc² DC, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है, यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यह मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया है यही, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी जो स्पीड्स होंगे कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो स्पीड्स होगी, C और C + DC के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग रेंज में कितनी स्पीड होगी या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्पीड रखेंगे अलग अलग, वो हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी फार्मूले की मदद से हम लोगों को निकालना है क्या क्या जो आपके सिलेबस में है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन या एवरेज स्पीड, और तीसरा शायद RMS वैल्यू ऑफ स्पीड है, ठीक है। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसी के मदद से। ठीक है, ये फार्मूला है आपका जिसे हमने कैलकुलेट करना है अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है वो हमें देखना होगा, ठीक है, क्योंकि दिया तो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही फार्मूला डिराइव करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के लिए, ठीक है। और पूछा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन वैल्यू ऑफ स्पीड और RMS वैल्यू ऑफ स्पीड। हम आपके देख लेते हैं एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है।
एग्जाम के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो स्पीड वाला ही पूछा गया है, वेलोसिटी का देखते हैं पूछा है कि नहीं पूछा है। नहीं तो इसी स्पीड वाले फार्मूले को हमें वेलोसिटी वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ये जो सी स्पीड लिखा गया है उसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ठीक है, स्पीड के बारे में ही है। तो सिलेबस में जो आपके मॉलिक्यूलर लॉ ऑफ वेलोसिटी लिखा है उसको स्पीड ही समझिएगा, ठीक है। जो भी पूछता है वो एक्सप्रेशन स्पीड से रिलेटेड ही पूछता है, तो एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से आप यहां तक पहुंचाएंगे। इसको लिखेंगे हम लोग, जो निकल के आया है ये एनसीडीसी, दिस इक्वेशन is known as the Maxwell-Boltzmann law of distribution of speeds among the molecule of the gas. Among the molecule ऑफ गैस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कई बार जो आपके सिलेबस में पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है, यानी आपको ये भी नहीं याद करना है। चाहे इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ले आकर के, ठीक है, या इसी को डायरेक्ट याद कर लीजिए। सी और सी प्लस डी सी वेलोसिटी या स्पीड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, ये फार्मूला जो है इसको आपको याद करना होगा। इसी के बाद जो है आपके लिए अलग अलग वैल्यू पूछता है। सबसे पहला जो है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं कौन सी स्पीड रखेंगे, अधिकतर मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में देखो सिंपल है, यहां से देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 the number of molecules having speed c to having speed c simple will be, अगर केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर फाइंड आउट करें जिनकी स्पीड केवल c है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल यही फार्मूला हो जाएगा, डीसी हट जाएगा, रेंज e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kT 4 पाई c स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड जो होगी वो c होगी, ठीक है। अगर ये याद है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी है,
तो कितने मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो होगी, कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो सबसे अधिक स्पीड रखेंगे, या सबसे अधिक स्पीड कौन से मॉलिक्यूल्स, या कौन, क्या कहेंगे इसको, क्या सिंपल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होगा कि अधिकतर मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड रखेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई कंटेनर फिल्ड है, इसमें मान लेते हैं 5000 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, तो इन 5000 मॉलिक्यूल्स में से जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन सी स्पीड रखेंगे। ठीक है, यानी मान लेते हैं कोई 4000 मॉलिक्यूल्स हैं जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रख रहे हैं, तो यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। जो स्पीड सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा वही स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल पहले स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए किस तरह से है, तब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मैक्सिमा मिनिमा वाले फार्मूले याद करिए, इसको हम लोग इसका डेरिवेटिव जो होगा स्पीड के सेंस में उसको 0 के बराबर कर देंगे। नाउ फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड derivative of number of molecules having speed c with respect to c will be 0। ये लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो डेराइव करें इसको c के रिस्पेक्ट में। ये देखो टर्म कांस्टेंट है, ये इन्हीं दोनों टर्म के बीच में होगा डेरिवेशन। ठीक है, तो इन्हीं का करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, n इंटू एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 DDC ऑफ e टू द पावर माइनस mc²/2 के टी इंटू c²। 4 पाई भी आपका जो है सिंपल कांस्टेंट है, वो भी डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये टर्म 0 कर लिया। अब इसका जो है हम लोग को डेरिवेटिव करना है, दो टर्म है, एक बार इसका करेंगे एक बार इसका करेंगे। तो पहले इसका किया हमने, तो क्या हो जाएगा 2c इंटू ई टू द पावर माइनस mc²/2 के टी। ठीक है, प्लस c²। अब इसका करिए, एक्सपोनेंशियल टर्म का वही रह जाता है, याद है, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। एक तो यार ये चल नहीं रहा है, आसान बहुत है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसलिए बताया जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और है कुछ नहीं, सिंपल याद करना है, इसे याद कर लेना है बस, बार बार लिख करके उसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद उसका डेरिवेशन भी कराया जा सकता है, पर वो बड़ा है और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि थर्ड ईयर की चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए नहीं करा रहे। एग्जाम नजदीक है, छोटा पढ़िए और बेहतर पढ़िए। ठीक है, कम से कम और इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव किया इसका, एक्सपोनेंशियल टर्म का वही हो जाएगा। अब इसका होगा, क्या हो जाएगा, -m/2 के टी, c² का क्या होता है 2c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ध्यान दो, इसको उस तरफ लेते जाओ, क्या आएगा 2c, या उस तरफ नहीं लेके जाओ, ऐसे ही रहने दो। यहां से ये वाला टर्म इन दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लो, टू दोनों में है, मल्टीप्लाई है, वो भी कॉमन ले लो। ठीक है, e टू द पावर माइनस mc²/2 के टी कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा है c, माइनस साइन इधर आ जाएगा,
ये वाला टर्म तो बाहर चला गया है, 2 भी बाहर चला गया। ये क्या है, सी स्क्वायर और इंटू सी कितना हो जाएगा, सी क्यूब इंटू एम बाई 2 KT इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा, ध्यान देना। अब या तो ये टर्म 0 हो जाएगा या तो ये टर्म 0 होगा। ठीक है, अगर ये टर्म 0 होगा, हियर इफ, देखो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो ये तय है कि दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों 0 है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, इस टर्म को अगर हम लोग 0 के बराबर करें तो हमारा स्पीड जो होगी वो कितनी आएगी, यहां से अगर c कैलकुलेट करो, देखो आसान है। ये 0 तब होता है जब c जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाए, तब ये टर्म 0 आता है। ठीक है, यहां से ये निकल के आया। सेकंड, इफ ये वाला टर्म अगर 0 है तब क्या होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट स्पीड रखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होना है। अब अगर इसको 0 करें, यहां से c कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर एम बाई 2 KT इक्वल टू 0। यहां पर भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, हियर c इक्वल टू 0 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि अधिकतर टर्म जो होंगे, अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 0 वेलोसिटी रखेंगे। ठीक है, और यहां से जो बनेगा और 1 माइनस सी स्क्वायर एम बाई 2 KT इक्वल टू 0। यहां से c अगर लिखें हम लोग क्या निकल के आएगा, इसको इधर कर दें, 2 KT बाई m, c इक्वल टू रूट 2 KT बाई m, इतना आया। जो स्पीड आई है कुछ इस तरह से आई है। ठीक है, 2 KT बाई m, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यही है। ठीक है, यहां से जो आया फार्मूला निकल करके c का, यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, हियर c इक्वल टू रूट 2 KT बाई m इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल्स का जो मास बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो घट रही है। यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, टेम्परेचर और मास, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स लें, हैवी मॉलिक्यूल्स लें जिनका मास अधिक है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कम आएगी। अगर टेम्परेचर अधिक लें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी एक ही गैस ले लो सिंपल, अलग अलग टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू देखोगे तो अलग अलग आएगी। ठीक है, इसको समझिएगा। इतना हो गया। अब मीन स्क्वायर या मीन वैल्यू कितनी होगी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड, ये तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था, यानी अधिकतर मॉलिक्यूल्स जो होंगे यही स्पीड रखेंगे उसमें। अगर आप पूछे एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की कितनी एवरेज स्पीड होगी, जैसे एवरेज एक बताते हैं ना हम लोग, वैसे ही एवरेज पूछ लिया उस कंटेनर में कि कितने मॉलिक्यूल्स कितनी रखेंगे लगभग वैल्यू स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड उनकी कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड जो डिफाइन होता है हियर, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज c बार। कैसे डिफाइन है, टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं
जिनकी स्पीड c टू c प्लस डी सी है उनका हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें इस तरह से, ठीक है, c के मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी एन सी डी सी। कुछ इस तरह से डिफाइन होगा एवरेज, ठीक है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक की जितनी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की उन सबको हम लोग ऐसे ही सम अप कर लें, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे C का मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो C वेलोसिटी रखते हो और डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, तो यही जो एवरेज आ जाएगा इसका जो निकल के आएगा जो वैल्यू वो आएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। ना समझ में आए तो याद कर लीजिएगा, एवरेज के ये फार्मूला है सिंपल, बाद में भी आगे भी बहुत ढेर सारे फार्मूले आएंगे एवरेज के लिए, हर एक कोई भी वैल्यू का एवरेज होगा इसी तरह से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू का अगर एवरेज निकालना हुआ तो ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर ये वैल्यू रखो, एक सिंपल फार्मूला है उससे आपको याद करना होगा, तो सबसे पहले ये वैल्यू हम लोग रख दें यहाँ पर, ओवरऑल वैल्यू पुट करिए, एनसीडीसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनसीडीसी फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वहां से पुट करिए। सी से ऐसे मल्टीप्लाई है, एनसीडीसी की जो वैल्यू है कितनी है, कैपिटल एन एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, डीसी है, सी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जो टर्म सी को कंटेन नहीं कर रहा है वो टर्म जो होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। कौन कौन सा टर्म, जैसे अभी डिफरेंशिएशन से जो टर्म बाहर हुआ था इतना और 4 पाई, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहां भी इंटीग्रेशन से अगर बाहर कर देंगे वो उस टर्म को, नीचे भी वही टर्म बाहर हो जाएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा टर्म, जो सी को कंटेन कर रहा है, सी स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 तो सी स्क्वायर सी से साथ मल्टीप्लाई होकर के सी क्यूब हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपान 2 डी सी, ठीक है। इतना बचेगा टर्म, डिवाइडेड बाई 0 टू इनफाइनाइट। यहां भी एनसी की वैल्यू रखो, तो उसी तरह से जो कैंसिल आउट हो गया था बचा क्या था, सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपान 2 डी सी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन आपको करना है, ये इंटीग्रेशन जो है वो गामा इंटीग्रल है, वो फार्मूला एक और, यहां पर कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। हियर इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर इस फार्मूले पर सवाल आता है। आप आगे हायर में कंपटीशन वगैरह में जाएंगे या कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, आगे की क्लासेस में भी इस फार्मूले का इस्तेमाल होना है। तो इसका एक जनरल फार्मूला हम लिख रहे हैं, x टू द पावर m e टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर n dx। अगर इस तरह से लिखा है तो क्या होगा फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/n a टू द पावर m प्लस 1/n, ध्यान दीजिएगा,
और गामा m+1/n, ठीक है, ये फार्मूला। ए यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, इसके साथ उसकी पावर लगाएंगे, ये पावर और ये पावर कैलकुलेट करेंगे। m और n जो है वो नंबर होंगे, कुछ ना कुछ पावर होगी ना, 1/2, 2/2, 3/2 जो भी होगा, वो नंबर्स पता होने चाहिए। यहाँ पर जो गामा फंक्शन है m+1/n जो है वो गामा फंक्शन बोलते हैं। ये जो है कैसे डिफाइन होता है, ध्यान दो। गामा अगर m लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m-1 गामा m-1, ठीक है, ऐसे। या गामा m को लिख सकते हैं m-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल टर्म हम लोग जान रहे हैं, ऐसे, ठीक है। एक और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 इक्वल टू क्या होता है, √π। ये 3 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे गामा फंक्शन को या गामा वैल्यू को, ठीक है, फैक्टोरियल के टर्म में। तो अगर ये फार्मूला याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, x⁻m इंटू e⁻−ax⁻n dx इक्वल टू 1/n a⁻m+1/n इंटू गामा m+1, जो यही वैल्यू आई है इसी का गामा लगा देंगे ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में इसका गामा लिख देंगे इस पावर का। इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। a यहां पर मल्टीप्लाई है x⁻n का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर डाल दो, 3, 4 तक चल रहे थे कुछ ऐसे, 4 5 6 ये है 7, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 यहां से देखो, कंपेयर करो क्या क्या है। न्यूमरेटर पार्ट के लिए फॉर न्यूमरेटर के लिए देखो ध्यान से, m कितना है, 3 है, n कितना है, 2 है, a कितना आया है, m/2 kT, ठीक है। कंपेयर करके इस तरह से लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट के लिए m कितना आया है, 2, n कितना आया है, 2, दोनों बराबर ही है, ठीक है। a वही है m/2 kT। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आगे लिखिएगा। नाउ यूजिंग इक्वेशन 8 इंटू इक्वेशन 7 वी गेट एवरेज स्पीड c बार कितना आएगा। ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे तो देखो 1/n, n की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है m/2 kT, पावर कितनी हो जाएगी इसकी m+1/n, m+1 3+1 4/n यानी 2 यानी स्क्वायर केवल बचेगा, ठीक है। और गामा 2, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आराम आराम से हम लोग इसको कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सब कुछ हम लोग 3 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा ये बात, जब गैस 3 डायमेंशन कंटेनर बलून बी में फिल्ड है, ठीक है। डिवाइडेड बाई
नीचे कितना आएगा देखो 1/n, n की वैल्यू कितनी है 2, a है m/2 kT की पावर कितनी होगी m+1 2+1 3/n2 और गामा 3/2, ये हो जाएगा c बार। एवरेज स्पीड हमारी कुछ इस तरह से निकल के आएगी। आपको याद रखना होगा मोस्ट प्रोबेबल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी का फार्मूला बार बार मैं बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया, यहीं से डिराइव करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फिर एक इंटीग्रल है गामा इंटीग्रल, ये याद करना होगा, 2 वैल्यू याद करनी होगी आपको, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो m/2 kT की पावर 3/2 है, ये m/2 kT की पावर 2 है यानी स्क्वायर है। इसको कंपनसेट करेंगे अगर हम लोग, देखो ऐसे ले जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बार कितना हो जाएगा, ध्यान दो गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी फैक्टोरियल 1, गामा m-1 का फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू इसको फ्लिप करके ऊपर लेके जाइएगा तो m/2 kT की पावर 3/2 है, ठीक है, और ये पावर -2 है। तो अगर हम लोग इसको एक साथ लिख लें तो ज्यादा आसान होगा। m/2 kT की पावर 3/2 - 2, ठीक है, ये नीचे है ये ऊपर हो जाएगा, और गामा 3/2 है। गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, अगर इस फंक्शन से देखो m-1 गामा m-1, तो गामा 3/2 है, इसको लिख सकते हैं m-1 यानी 3/2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है √π/2। तो ये वैल्यू अगर हम लोग लिख दें √π/2, यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे √π आएगा और 2 जो है वो आपका ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलिए, एवरेज स्पीड एक फार्मूला है गामा फंक्शन का, जिसको कंपेयर करके इस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बस केवल एक एक स्टेप समझना है, रटेंगे गड़बड़ हो जाएगा। रटने के लिए केवल ये फंक्शन का फार्मूला याद होना चाहिए और स्पीड का, ठीक है, किस तरह से स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। यहां पर 3 - 4/2 होगा, -1/2 हो जाएगा, उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो c बार कितना आ जाएगा 2/m π/2 kT की पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको और हम लोग कंपेंसेट कर सकते हैं, ध्यान दो 2 kT को ऊपर लेके जाएं और 2 को अगर अंदर इंट्रोड्यूस करा दें तो इस रूट के अंदर 2 किस फॉर्म में जाएगा 4 हो करके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा c बार का 2 इसके अंदर जाएगा तो ये 4 होकर के अंदर जाएगा, तो 4 2 जा 8 kT/m π की पावर 1/2, ये आ गया एवरेज स्पीड का फार्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 8 डाल दीजिए इसको। दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये भी देखो एवरेज स्पीड जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है और मॉलिक्यूल्स के मास के साथ साथ घटती चली जा रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड कितनी होगी, RMS वैल्यू ऑफ स्पीड,
जो आपका थर्ड टॉपिक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड, ये क्या आएगी? तो सबसे पहले हियर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड is calculated by फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर एवरेज। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एवरेज कैसे निकाला जाएगा? इसको लिखते हैं CRMS इक्वल टू रूट, किसका रूट होगा? मीन, यानी C बार के स्क्वायर का मीन, इसका रूट। ठीक है, कुछ इस तरह से C स्क्वायर का मीन वैल्यू निकालें और उसका रूट ले लें, तो ये CRMS होगा। तो पहले C स्क्वायर की मीन वैल्यू निकालो। अभी C का एवरेज निकाला था हमने, ऐसे ही C स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, 0 to इनफाइनाइट C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे NC DC बाई 0 to इनफाइनाइट NC DC, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो जो कॉमन है वो तो कट जाएगा, यहां पर C स्क्वायर है और ये हो जाएगा C टू दी पावर 4 e टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT DC डिवाइडेड बाई C स्क्वायर e टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर 2 KT DC। जो वैल्यू C से परे है या जिसमें C इंक्लूड नहीं है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी और कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है कितना, देखो 3 KT बाई M, ये निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इस वैल्यू को कुछ इस तरह से आएगी। अब इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी, इसका रूट अगर हम ले लें CRMS, कितना हो जाएगा? रूट 3 KT बाई M। इक्वेशन नंबर 9 डाल दो। ठीक है, ये आपकी हो गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लिख दीजिएगा नीचे, दिस इज कॉल्ड या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, ये हो गया ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द RMS वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स फिल्ड इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है, ये तीनों फार्मूले इस तरह से डिराइव हो गए। अब ध्यान दो, तीनों अगर फार्मूलों का अगर ग्राफ देखोगे एक मॉलिक्यूल्स के लिए, सिंपल देखो कौन अधिक है कौन कम है। अगर इधर हम लोग NCDC दिखाएं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाएं सिंपल, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड C दिखाएं तो उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया C के अकॉर्डिंग कितने कितने मॉलिक्यूल्स कितनी कितनी स्पीड रखेंगे, तो इस तरह से एक फंक्शन आता है जिसको गॉसियन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आया है ग्राफ या डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से आप अलग अलग स्पीड पर वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा 0 स्पीड पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, फिर धीरे धीरे स्पीड उनकी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको अगर नीचे ग्राफ में टच कराएं तो ये जो वैल्यू आती है ये होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसी स्पीड को रख रहे हैं। ठीक है, ये होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एवरेज स्पीड जो होती है वो इसके बाद आएगी। फार्मूले में आप देखिएगा, एक फिक्स टेम्परेचर के लिए और फिक्स मॉलिक्यूल के लिए आप देखेंगे कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ये आएगा आपका CRMS, यानी C जो आएगा CP, इसको अगर लिखें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, ये कम होता है C बार से और CRMS जो है वो अधिक होता है C बार से।
कुछ इस तरह का रिलेशन आता है, ठीक है। यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो सबसे कम है, इसके बाद एवरेज स्पीड है, इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। इक्वेशन 7, 8, 9 कौन सा है? 6, 7, इक्वेशन 5, इक्वेशन 9, यही है। इक्वेशन 8 हो चुका है, इक्वेशन 9 उसको रख दो, नेमिंग देखो गड़बड़ हो गई। इक्वेशन 9 यहां पर ले लेते हैं, यहां पर इक्वेशन 10 ले लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5, 9 एंड 10, इन तीनों इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। और ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c, और यहाँ पर c को अलग अलग वैल्यू पर चेक कर रहे हैं कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका एक ग्राफ बना है, इस तरह से आया है, जिसमें आप देखेंगे ये आता है। इक्वेशन को कंपेयर भी करके देख लीजिएगा, वैल्यू निकाल करके सबकी देखेंगे तो सबसे जो है, इसको Cp अगर लिखे हम लोग, सबसे कम यही आएगा, √2 kT/m है। और ये कितना है, C बार जो आया है √8 kT/m है, और ये कितना है, √3 kT/m है, ठीक है। तो यहां पर जब निकालेंगे वैल्यू हम लोग तो इस तरह से, ठीक है। और इसमें पाई से डिवाइड भी है, 8/पाई करेंगे तो 3 से कम आएगा, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू इससे कम आती है और ये सबसे अधिक आता है। तो आप कंपेयर करेंगे, टी और एम को फिक्स कर रख लें, यानी एक ही गैस रखें जिसका टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास जो है वो फिक्स है, तो आप देखेंगे इस तरह से रिलेशन निकल के आएगा। आरएमएस वैल्यू सबसे अधिक होती है, एवरेज वैल्यू उसके बाद आती है, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है स्पीड की, ठीक है। ये तीनों रिलेशन निकल के आया है और ये बातें हैं। अब अगर अलग अलग टेम्परेचर पर देखा जाए, अगर मॉलिक्यूलर मास फिक्स रखा जाए, टेम्परेचर अलग अलग रखा जाए, T1 और T2 दो टेम्परेचर पर देखा जाए, मॉलिक्यूलर प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, तो जो टेम्परेचर कम होगा उसकी स्पीड कम आएगी, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यही है Cp ना, और अगर ये T1 टेम्परेचर पर मान लो किया गया है, अगर T2 टेम्परेचर पर अगर हम लोग एक और बनाएं तो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा ये बात, जो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स होंगे, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वैल्यू शिफ्ट होकर के यहां पर आ जाएगी। ये Cp2, अगर T1 जो है T2 से छोटा है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू जो है वो बढ़ करके, या Cp1 की वैल्यू Cp2 से छोटी होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास फिक्स है इस केस में। इसी तरह से आप एवरेज के लिए और आरएमएस वैल्यू के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो बढ़ता है, तो अगर मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ उसका इस तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, N2H2, CO2, H2O, वेपर, इस तरह से जितनी गैसेस हैं सबके मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग देख लें तो मॉलिक्यूलर मास के सेंस में स्पीड हम लोग बता सकते हैं कि इसकी कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इसी तरीके से डिराइव किया गया है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ये ग्राफ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कैसे लिखा गया है, ये यहां से लिखा गया है यार, जो इसको ग्राफ जो बनाया गया है वो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके, इक्वेशन नंबर 4 से। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये गामा फंक्शन की तरह है, ठीक है, और इसका ग्राफ भी गामा आया है फ्रॉम इक्वेशन 4। वी ड्रा ग्राफ बिटवीन NC वर्सेस C, ठीक है। इक्वेशन 4 से ये ग्राफ ड्रा किया गया है, यानी इक्वेशन 4 को अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। गामा फंक्शन वगैरह आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में है।
या हो सकता है फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में हो कुछ चीज़ें, ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वहाँ पर होगा। तो ये हमारा इतना आज एंड हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, तो आपको इसे इसी तरह से करना होगा, कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू, याद रखना होगा ये फार्मूला, एनसीडीसी का फार्मूला, या कहें ये फार्मूला याद कर लीजिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बेसिक सबसे है, इससे उसको आप डिराइव कर सकते हैं। इसी फार्मूले से सारे फार्मूले डिराइव होंगे, ठीक है। इसमें और भी ढेर सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं और ढेर सारी इसकी थियरीज हैं जो आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। इसको पहले डिराइव करेंगे, इसके बाद और ढेर सारी थियरीज पढ़ेंगे, पर यहाँ सिलेबस में इतना है, इसको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अगले दिन हम लोग फ्लो ऑफ हीट देखेंगे किस तरह से आता है, और फिर आता है रेडिएशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं।